आज है जनाब 8 अप्रैल 2024। हम लोग अब्दुल्ला की ज़की की क्लास कर रहे हैं और इस क्लास के अंदर हम लोग यूनिट 12 यूनिट 2 सॉल्व कर रहे हैं, WPS 12। और कल मैंने ये पेपर जो है शुरू कर लिया था क्योंकि लास्ट पेपर में से टाइम बच गया था, तो आज भी इंशाल्लाह 1 घंटे की क्लास करने की कोशिश करेंगे। तो ये पेपर कर रहे हैं जनवरी 2020 और इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं कल करा चुका हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जनाब ये है कि हमने एक टॉपिक आपको कल की क्लास में पढ़ाया है स्पेशली, दैट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में अगर आप याद करें तो सर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ये गिलास की प्लेट होती है, जिसपे बहुत सारी लाइनें होती हैं, बहुत सारी स्लिट्स होती हैं, पर हम लोग दिखाते एक है। ये सामने स्क्रीन होती है और इस ग्रेटिंग के ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंट कराते हैं, यानी जो लाइट आती है, लेजर लाइट, वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है। ये पैरेलल बोल रहा है तो बेवकूफाना बात है। ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद जब लाइट इसमें से पास करती है तो लाइट डिफ्रैक्ट हो जाती है। ये डिफ्रैक्शन जो होता है, इस डिफ्रैक्शन का जो एंगल होता है, ये एंगल इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इस एंगल को प्रोटेक्टर से मेजर करना एक बेवकूफाना बात होगी। ठीक है। अलबत्ता अगर आप गौर करें तो जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मैंने रेड कलर से बनाई है और जो मैंने स्क्रीन रेड कलर से बनाई है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और स्क्रीन दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। दिस इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन, इसलिए यही इसका आंसर है। ठीक है जनाब। तो मैंने तीन ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया, चौथा ऑप्शन ऑब्वियसली बेवकूफाना सही है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जकी मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताएं, कौन सा साइंटिस्ट है जिसने कहा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है बट ये वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, उसने इसकी एविडेंस दी है। तो आप हमें बता सकते हैं साइंटिस्ट का नाम? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली। ठीक है जनाब, डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली ने जब इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर डिफ्रैक्शन के जरिए हमें समझ में आई है। तो ये भी एक आसान था सवाल है, इसलिए मैंने इसको जल्दी से खुद ही निपटा दिया। तो ये दो सवाल बेटा रह गए थे कल की क्लास के बाद से, और कल वाली क्लास भी मैंने अपलोड कर दी है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग ओरिजिनली ऐसा होगा, इसको पुली के ऊपर से पास कराया है, यहाँ पे लोड हैंग किया हुआ है, वगैरह वगैरह। जब इस वाइब्रेटर से हमने इस स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशन कराई, तो वाइब्रेशन कराने पर हमें इस स्ट्रिंग के अंदर लूप्स नजर आ रहे हैं, मतलब स्टैंडिंग वेव्स नजर आ रही हैं। इन स्टैंडिंग वेव्स वाले लूप्स में जो पूरी स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ उन्होंने दी हुई है, इट इज 1.70 मीटर। और अगर गौर करें तो इस पूरी स्ट्रिंग में 1 2 3 4, मुझे 4 लूप्स नजर आ रहे हैं। 4 लूप्स इज इक्वल टू 1.70 मीटर। जकी हमें बताएं, एक लूप की लेंथ क्या होती है? एक लूप की लेंथ लेमडा की फॉर्म में बताएं क्या होती है? एक लूप की लेंथ लेमडा की फॉर्म में बताएं क्या होती है? एक लूप की लेंथ लेमडा की फॉर्म में बताएं क्या होती है? लेमडा/4, सॉरी लेमडा/2। लेमडा/2 नोड से नोड तक का डिस्टेंस बेटा, नोड से नोड तक का डिस्टेंस, it is always lambda/2 and it is the length of one loop. It is the length of one loop. ठीक है जी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.85 मीटर। 0.85 मीटर। इट इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ आ गई। आगे चले। कह रहे हैं कैलकुलेट स्पीड ऑफ वेव। जकी, अभी मैंने रिकॉर्डिंग से पहले आपको एक फार्मूला पढ़ाया है कि स्पीड ऑफ वेव किसी स्ट्रिंग में कैलकुलेट करना हो तो क्या फार्मूला होता है? फार्मूला बताइए। है ईवी कहां से आ गया स्पीड ऑफ वेव में?
किसी स्ट्रिंग में स्पीड ऑफ वेव, ईवी तो बेटा मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद कराया है। स्पीड ऑफ वेव, जकी यार अभी 5 मिनट पहले कोई फार्मूला पढ़ाया होगा और अगर आप मिस कर दोगे तो ये बेटा ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी ना। नहीं याद आ रहा? अंडर रूट टी अपॉन म्यू, अंडर रूट टी अपॉन म्यू, इट इज स्पीड ऑफ वेव फॉर्मूला, स्पीड ऑफ वेव फॉर्मूला। ठीक, और इसी म्यू का नाम है लीनियर डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ लीनियर डेंसिटी, इसकी वैल्यू दे रहा है 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है ना, इट इज मास पर यूनिट लेंथ। और जो मास आपने हैंग किया हुआ है, हैंगिंग मास, दिस इज हैंगिंग मास, इट्स वेट विल प्रोड्यूस टेंशन। जितना मास आपने हैंग किया हुआ है उस मास का वेट, वेट होता है एम जी, वेट होता है एम जी, मास हैंगिंग मास इनटू ग्रेविटी। सॉल्व करोगे तो आ जाएगी स्पीड ऑफ वेव, और स्पीड ऑफ वेव आ रही है 20.9। बेटा जकी अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो एग्जाम में कैसे सवाल करोगे बेटा? ठीक है, फार्मूला पक्का करो बेटा। कल भी सुनूंगा मैं, कल का मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी फार्मूला सुनूंगा। आपको ये फार्मूला याद नहीं है, मैंने रिकॉर्डिंग से पहले भी आपको याद कराया है। ठीक है, अच्छा जी आगे चले। कह रहे हैं अगर मैं जो जनरेटर है जिससे वाइब्रेशन हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दूं, तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने से मैंने नोट किया है कि वेव का पैटर्न ऐसा हो गया। पैटर्न में क्या चेंज आ गया? सर पहले बन रहे थे 4 लूप्स, अब बन रहे हैं 2 लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स कम हो गए। सर जब नंबर ऑफ लूप्स कम हो गए तो सवाल है, बताइए वेव की स्पीड पर कोई अफेक्ट आएगा या नहीं? तो इसका आंसर है सर v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है ना सर, जब आपने फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया, तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने से अगर आप गौर करें तो लूप की लेंथ बड़ी हो गई। आपको पता है लूप की लेंथ होती है लैम्डा बाई 2। ठीक है जनाब, लूप बड़ा हो गया। सर लूप बड़ा होने का मतलब वेव लेंथ बढ़ गई, तो जितनी फ्रीक्वेंसी कम हुई होगी ना, बिल्कुल सेम रेशो से वेव लेंथ बढ़ गई होगी। ठीक है जनाब, फ्रीक्वेंसी कम की, सर सेम रेशो से वेवलेंथ बढ़ गई, सेम रेट से वेवलेंथ बढ़ गई, दोनों का प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो मैंने लिखा एज फ्रीक्वेंसी डिक्रीज्ड, लेंथ ऑफ लूप इंक्रीज्ड, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज्ड, thus स्पीड रिमेन सेम। और स्पीड रिमेन सेम का मतलब नो अफेक्ट। ठीक है जनाब, नो अफेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, सर अभी हमने फार्मूला पढ़ा अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ठीक है जनाब, सर ना तो आपने लोड बदला है ना आपने वायर बदला है, वायर भी वही है, लोड जो हैंग किया हुआ है वो भी वही है। तो मार्किंग इसी में इससे भी लिखा हुआ है कि हैंगिंग लोड एंड नेचर ऑफ वायर इज सेम, सो टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी इज सेम। जब टेंशन भी वही है, लीनियर डेंसिटी भी वही है, तो स्पीड ऑफ वेव में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप दोनों तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस मेथड से भी और इस मेथड से भी। ठीक है बेटा, तो ये सवाल हमारा पूरा हो गया खत्म। ठीक, अच्छा बेटा आयमा आप हमारे साथ नए सवाल से शामिल हो जाए। ये एक नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन बेटा ये है कि सोलर पैनल से बिजली बनती है, वगैरह वगैरह एक लंबी कहानी सुनाएगा। आप आराम से बैठ के कहानी पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन ये है कि बताइए कितनी एनर्जी रिसीव होती है सोलर पैनल से, हमें 1 आवर में, 1 आवर में हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? ये हमारा क्वेश्चन है।
और हमें गिवन क्या दे रहे हैं सर? गिवन ये दे रहे हैं कि लाइट की इंटेंसिटी जमीन पर इतनी होती है और सोलर पैनल इन्होंने सहारा डेजर्ट में लगा दिए हैं। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा सहारा डेजर्ट ये आपके यूएई की तरफ है या हमारे ये इंडिया पाकिस्तान की तरफ है? ये है क्या सहारा? है अब्दुल्ला, पता है आपको कुछ? सहारा, सहारा डेजर्ट है किधर? नहीं पता आपको? अच्छा। ठीक है, हमें उर्दू में लगता है ना सहारा, तो मुझे लगा शायद कहीं उर्दू वाला लफ्ज तो नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, अच्छी बात हुई, आपने हमें नॉलेज दे दी। अच्छा बेटा, क्वेश्चन ये है कि सहारा डेजर्ट आए, मैंने बताया अफ्रीका में और बहुत बड़ा है। तो कह रहे हैं सहारा डेजर्ट का एरिया इतना है और पूरे सहारा डेजर्ट में एक ख्याली बात कर रहे हैं कि हमने जनाब सोलर पैनल लगा दिए। जब पूरे सहारा डेजर्ट में सोलर पैनल लगा देंगे तो सवाल है हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। चले जनाब देखते हैं। तो सर पहला काम ये करते हैं हम लोग कि इन्होंने हमें दी हुई है इंटेंसिटी, इन्होंने हमें दिया हुआ है एरिया। और याद है अब्दुल्ला, कल हमने इंटेंसिटी का आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। तो पावर बराबर हो जाएगी इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी आ रही है 1100 वॉट पर मीटर स्क्वायर, कोई कन्वर्जन नहीं है, ठीक है जी, इट इज इंटेंसिटी। और सहारा का जो डेजर्ट है उसका एरिया, और इतना बड़ा एरिया है उसका 9.2 एक्सपोनेंट 12। सॉल्व करोगे तो पावर आ जाएगी, और जब पावर आ जाए तो हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी। तो सर एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। सर पावर का आंसर मैं नहीं लिख रहा, ऐसे ही जाने दें, कैलकुलेटर मैं नहीं चला रहा। ये हो गई पावर। टाइम कितने टाइम में पूछ रहा है सर? 1 आवर में। तो सर 1 आवर में होते हैं 60 पर, अच्छा हाँ, 60/60 कर लें, ठीक है जनाब। तो ये आ जाएगी एनर्जी। और ये एनर्जी कितनी होगी? तो सर इस एनर्जी की जो वैल्यू है, कोई कैलकुलेटर चलाए, नहीं तो मैं मार्किंग स्कीम ढूंढने की कोशिश करूँ आंसर। मार्किंग स्कीम मैंने आगे बढ़ाई है। अब मुझे एनर्जी नजर आ रही है 3.6 एक्सपोनेंट 19। 3.6 एक्सपोनेंट 19, यानी जिस वक्त सूरज फुल एनर्जी फेंक रहा हो, दोपहर के 12-1 बज रहे हो, तो उस टाइम के ऊपर सहारा डेजर्ट से 1 आवर में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, मिल सकती है, अगर हम पूरे सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल से कवर कर दें। ठीक है जनाब, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या कहना चाह रहे हैं जरा सुनिए। कह रहे हैं सहारा डेजर्ट से जो सोलर पैनल से एनर्जी आएगी, क्या उसको हम पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं? और पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत कितनी है? तो ज़रा सुनिए। कह रहे हैं टोटल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया में ईयर 2014 में इतनी थी, इतनी एनर्जी पूरे 2014 में पूरी दुनिया में पैदा की गई। ठीक है ना? पूरी दुनिया में इतनी एनर्जी पैदा की गई, तो गौर से देखिएगा, जो एनर्जी पैदा की गई इट इज 3.6 एक्सपोनेंट 15। ठीक है ना? इतनी एनर्जी पैदा की गई, ठीक है ना, 1 टेरावाट आवर। हाँ बेटा, बोले बोले। रुके तो, इतनी जल्दी हमें ना बताएं, हमारा दिमाग इतना थोड़ी तेज चलेगा। हम तो अपने दिमाग में आराम आराम से सवाल करेंगे, रुके तो। ये बताइए, इतनी एनर्जी 1 आवर में पैदा हुई। 1 आवर की एनर्जी है 3.6 एक्सपोनेंट 19 जूल। इतनी एनर्जी 1 आवर में हमें सहारा डेजर्ट से मिल रही है। पूरी दुनिया को एनर्जी कितनी चाहिए? सर पूरी दुनिया को एनर्जी चाहिए 3.6 एक्सपोनेंट 15। मेरा सवाल है कि इतनी एनर्जी जनरेट करने के लिए सहारा डेजर्ट में कितना टाइम लगेगा? तो मैं टाइम कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, टाइम कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, टाइम निकालें। तो कितने टाइम में इतनी एनर्जी जनरेट हो जाएगी? तो जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं ना, तो इसका रिजल्ट आता है 2.4 आवर्स। 2.4 आवर्स, इसको मैं टी लिख दूं तो अच्छा हो जाएगा। 2.4 आवर्स में इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी सारा डेजर्ट से
कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया ने एक साल में पैदा की होगी, एक साल में जितनी बिजली पूरी दुनिया ने पैदा की, उतनी एनर्जी सहारा डेजर्ट के सोलर पैनल विद इन 3 आवर्स प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है जनाब। तो आप आराम से लिख सकते हैं, सो वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लेस देन 3 आवर्स। ठीक है जनाब। हाँ बोले बोले। क्या गलत क्या हो गया बताएं बताएं। हाँ। नहीं नहीं नहीं, 2.4 आवर्स में। अच्छा, 1 आवर में इतनी एनर्जी आ रही है तो 2.4 आवर में तो इससे ज्यादा एनर्जी आएगी, इसका मतलब है कोई कैलकुलेशन में हमने कोई भंडा किया है, भंड किया है। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा ऐसा करें, आप ये बताएं कि ये टाइम आएगा कितना, चले यूं कैलकुलेट करके बताएं। अच्छा ऐसा करें, रुके 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 रुके। इतनी एनर्जी उन्होंने यूज की है एक साल में, एक साल में, ठीक है ना। एक साल में उन्होंने इतनी एनर्जी यूज की है। इतनी एनर्जी पूरी दुनिया में, ठीक है जनाब, एक साल में। और एक साल का मतलब क्या होता है, एक साल का मतलब होता है 365 डेज। एक मिनट, 365 डेज, हर दिन में 24 आवर्स, हर आवर में 3600 सेकेंड। ठीक है ना। या 24 आवर पर ही मुझे उसको रोक देना चाहिए ना, कि 365 डेज एंड 24 आवर्स। तो 365 इंटू 24 आवर्स, एक साल में इतनी एनर्जी हुई है। तो इतनी एनर्जी कितने टाइम में जनरेट हो जाएगी, यूं कर ले। अब जरा बताएं, अब क्या आंसर बनता है। तो अब ये वाला जो टाइम आएगा ना, ये वो मार्किंग स्कीम वाला टाइम आएगा, दैट इज 2.4 आवर। अब आए मैं बताएं, अब तो मैं सही कर रहा हूँ। हाँ चेक कर लें, चेक कर लें। अब्दुल आप चेक कर सकते हैं या अभी आप इस पोजीशन में नहीं है। जरा आए मैं को बता क्रॉस चेक कर लेना। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एनर्जी 1 ईयर में इतनी जनरेट हुई है। और अगर हम सहारा डेजर्ट में, ठीक है जनाब, सोलर पैनल लगा दें तो, हाँ हाँ रुके रुके रुके, जी जी कह रहे हैं डिटरमाइन वेदर कवरिंग द सहारा डेजर्ट विद सोलर पैनल वुड बी एबल टू जनरेट इनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द होल वर्ल्ड। तो इसका आंसर हम लोग ये लिखने जा रहे हैं, यस, सहारा डेजर्ट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद इन 3 आवर्स विच इज ग्रेटर देन, विच इज इक्वल टू 1 ईयर प्रोडक्शन। तो वो तो एक साल की प्रोडक्शन मांग रहे हैं, और सहारा डेजर्ट पे हमने ये कमेंट्री करनी है, ये तो 3 घंटे में इतनी बिजली बना के दे देगा। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ, बिल्कुल बिल्कुल सही, वो बात भी बिल्कुल सही है। और जो मैंने किया है ये भी मेरे ख्याल में मुनासिब है बेटा। ठीक है बेटा, जो मैंने किया ये भी बिल्कुल मुनासिब है। हाँ जकी बेटा, आपको बात समझ में आई कि सोलर पैनल अगर मैं सारा डेजर्ट में लगा दूं, तो पूरी दुनिया में बिजली एक साल में जितनी बन रही है, एक साल में इतनी एनर्जी की जरूरत है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इतनी एनर्जी सारा डेजर्ट जो होगा ना सर, वो विद इन 3 आवर्स के अंदर बिजली बना के दे देगा कि आप पूरे साल चलाएं। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ठीक है जी। जकी बेटा बात समझ में आती है इस कंपैरिजन को। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद कह रहे हैं कि जनाब अब सोलर पैनल मैंने भी अपने घर की छत पे लगाया हुआ है, और जब उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है तो हमें हर हफ्ते उसको साफ भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं जनाब कि अगर सैंड स्टॉर्म आ जाता है, और सहारा डेजर्ट में वो हर वक्त ही आता रहता होगा, तो स्टॉर्म आने से मिट्टी इधर उधर उड़ती रहती है, उससे पावर जनरेशन पे कोई फर्क पड़ता है। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि सर जब उसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी, सैंड के आ जाएगी, तो वो जो सोलर पैनल के ऊपर धूप पड़ रही है उसको ब्लॉक करेगी। और ब्लॉक करने की वजह से, ठीक है जनाब, बहुत सारी लाइट को वो ऊपर से रिफ्लेक्ट कर देगी। तो जाहिर सी बात है उससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकेगी। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें फिजिक्स वाली ऐसी कोई खास बात नहीं है।
आप रीड करोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, इसलिए इस सवाल को करने में मैं लंबी नहीं करना चाह रहा। ठीक है जी अब्दुल्ला, इज इट ओके कि मट्टी आ जाएगी तो उससे ये फर्क पड़ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की क्लास जिन बच्चों ने मुझसे प्रॉपरली पढ़ी हुई है तो उनको बेटा मैंने यूं पढ़ाया हुआ है, वही वाली बात मैं आपको यूं समझाना चाहूंगा कि अल्ट्रासाउंड का जो पल्स होता है, इस अल्ट्रासाउंड के पल्स को हम जिस ट्रांसड्यूसर से भेजते हैं, फॉर एग्जांपल बेटा ये ट्रांसड्यूसर है, ये अल्ट्रासाउंड का पल्स हमारी बॉडी के अंदर थ्रो करना चाह रहा है। तो याद रखिएगा हमारी स्किन और जो ट्रांसड्यूसर है, इन दोनों के बिटवीन में अगर एयर आ जाए तो एयर और स्किन की डेंसिटी में बहुत फर्क है, तो अल्ट्रासाउंड स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर ही नहीं पाती। तो हम क्या करते हैं, हम स्किन के ऊपर एक ऐसा जेल लगा देते हैं जिसकी डेंसिटी, जिसकी अकाउस्टिक इम्पिडेंस स्किन के बराबर होती है। तो हम अल्ट्रासाउंड को धोखा देते हैं और स्किन के ऊपर एक ऐसा जेल लगा देते हैं, दोनों की डेंसिटी बराबर है, तो अल्ट्रासाउंड को डेंसिटी का डिफरेंस नहीं मिलता और अल्ट्रासाउंड स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर चली जाती है। जब ये बॉडी के अंदर चली जाती है तो फॉर एग्जांपल हम बॉडी के अंदर किडनी का अल्ट्रासाउंड करना चाह रहे हैं, तो ये अल्ट्रासाउंड का पल्स अंदर जाएगा और जहां इसे किडनी की बाउंड्री मिलेगी तो वहीं से उसे डेंसिटी का डिफरेंस मिल जाएगा और जहां उसको डेंसिटी का डिफरेंस मिलेगा अल्ट्रासाउंड वहीं से टकराकर वापस आ जाएगी। तो अल्ट्रासाउंड का पल्स रिफ्लेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री से जिसका हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, और इस रिफ्लेक्शन की वजह होता है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का डिफरेंस होना। ठीक है जनाब, जहां डेंसिटी का डिफरेंस मिलेगा अल्ट्रासाउंड वहां से टकराकर वापस आ जाएगी। ठीक है जनाब, हमने अल्ट्रासाउंड का पल्स भेजा, ये अल्ट्रासाउंड अंदर जाकर टकराकर वापस आई, तो जाकर वापस आने में जितना टाइम लगता है अल्ट्रासाउंड में, हम उस टाइम को मेजर कर लेते हैं, उस टाइम को मेजर कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड की स्पीड हमें पता होती है। ठीक है जनाब, तो आपको पता है स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर हम डिस्टेंस की बात कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको पता है, टाइम असल में हम लोग मेजर करते हैं, सर उस टाइम को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये जाकर वापस आने का टाइम है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट की डेप्थ पता चल जाएगी। तो याद रखिएगा अल्ट्रासाउंड की आपके कोर्स में जो थ्योरी है वो सिर्फ थ्योरी ये है कि हम अल्ट्रासाउंड की स्पीड जानते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट की असल में सिर्फ डेप्थ मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है जनाब, ओनली डेप्थ मेजर कर रहे होते हैं, इससे ज्यादा अल्ट्रासाउंड आपके यहाँ है ही नहीं। कैम्ब्रिज बोर्ड में 970 में इससे कहीं ज्यादा कहानी हम लोग सुनाते हैं, लेकिन आपके यहाँ सिर्फ इतनी सी कहानी है जो मैं रिपीट कर रहा हूं, और मेरी इस कहानी को आयमा सुनाएंगी। आयमा बेटा जरा गौर से सुनिएगा। सर जब अल्ट्रासाउंड का पल्स हम स्किन के थ्रू बॉडी में प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है और जहां उसे डेंसिटी का डिफरेंस मिलता है उस ऑब्जेक्ट से अल्ट्रासाउंड टकराकर वापस आ जाती है। तो अल्ट्रासाउंड के जाने और आने का हम असल में सिर्फ टाइम मेजर कर रहे होते हैं, सिर्फ टाइम मेजर कर रहे होते हैं। उस टाइम को हाफ करके स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस ऑब्जेक्ट की डेप्थ पता चल जाती है। और एडेक्सल में सिर्फ ऑब्जेक्ट की डेप्थ मेजर करने के लिए अल्ट्रासाउंड पढ़ाते हैं, सर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जी आए मैं बेटा बोलने की कोशिश कीजिए। हाँ हाँ हाँ, इस बाउंड्री से। हाँ
डेप्थ निकाल रहे होते हैं, बस इस बात को समझ लें कि हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम एक्सेल में पढ़ाते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी के अंदर डेप्थ मेजर कर रहे होते हैं। बस ये थ्योरी ध्यान में रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं सोचिएगा कि सर वो इमेज कैसे बनता है और ये क्या होता है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाली बात बतानी है कि ऑब्जेक्ट कितनी डेप्थ पर है। और आप देख लीजिए मार्किंग स्कीम मैंने कॉपी पेस्ट मारी है, इसमें देख लें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, आई होप कि आप इस सवाल को बेटा आयमा जब क्लास खत्म होगी तो एक मरतबा अपनी वर्डिंग में लिख के भेजेंगी, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप अल्ट्रासाउंड का सवाल, और यही आता है, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, सिर्फ यही सवाल आएगा, कुछ और बदलेगा भी नहीं। ठीक है, आपने हमेशा इसका एक रट्टा मार ले, समझ ले अल्ट्रासाउंड आएगा तो आपने ये सारी की सारी कहानी लिखनी है जो मैंने भी आपको सुनाई है। ठीक है जी, चलिए जी हम आगे चलते हैं। और आई होप बेटा जकी आप भी लिखेंगे इसको, जकी बस सही, आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, और इसको याद करना है, याद भी करना है भाई। ठीक है, अच्छा जी, और आगे चलें तो अब शुरू हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने जकी को और अब्दुल्ला को अभी क्लास रिकॉर्डिंग से पहले याद कराया भाई, ये आएगा। आई होप कि इसके अंदर ये दोनों बच्चे मुझे फौरन आंसर करेंगे। जल्दी से जकी मुझे बताइए, व्हाट इज वर्क फंक्शन। जकी बेटा वर्क फंक्शन क्या होता है? जकी व्हाट इज वर्क फंक्शन? नहीं नहीं बेटा, एग्जाम में आएगा व्हाट इज मेंट बाय, तो फार्मूला थोड़ी लिखोगे, आप डिफाइन करोगे ना बेटा। नहीं आ रहा? कब याद करोगे, एग्जाम के बाद याद करोगे क्या? अब्दुल्ला को आती है भी, मैं सुन चुका हूँ। हाँ चलो तुम सुनाओ जल्दी से, जल्दी से सुनाओ बेटा। सर वर्क फंक्शन होती, वो तुम्हें तो आती है, मुझे अब्दुल्ला मैं सुन चुका हूँ तुमसे अभी क्लास के शुरू में। इट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट, इट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट विच स्टार्ट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विच स्टार्ट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई इसको प्रॉपर याद करो यार, बहुत बुरी बात है बेटा, जकी याद करो पक्का पक्का पक्का। आगे चले, कह रहे फोटो सेल है, सर इस फोटो सेल के ऊपर मैंने अल्ट्रा वायलेट लाइट डाली तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, फोटो सेल काम कर रहा है। लेकिन जब मैंने विजिबल लाइट डाली तो ये काम नहीं कर रहा। बताइए ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि सर विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है। पूरी इंग्लिश नहीं लिखूंगा भाई, पूरी इंग्लिश लिखने में फिर पेपर पेपर नहीं हो पाएगा पूरा, और ये सवाल पहले करा चुका हूं मैं। विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी लो होती है, अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो जो फोटो सेल हम लोग यूज कर रहे हैं ना, उस फोटो सेल का थ्रेशोल्ड, उस फोटो सेल के मटेरियल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हाई होगी। ठीक है ना, जब उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हाई है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट लाइट से फुलफिल हो रही होगी, विजिबल लाइट से नहीं हो पा रही होगी। इसलिए फोटोसेल अल्ट्रावायलेट पे काम कर रहा है लेकिन विजिबल लाइट पे काम नहीं कर रहा। इसका मतलब कि कोई भी फोटोसेल उस वक्त फंक्शनल होता है जब उस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा हाई हो। उससे कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। लिखने का टाइम नहीं है भाई। अच्छा जी, इसके सी पार्ट पर आ जाए। सर सी पार्ट मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल पार्ट क्या है तो गौर से सुनना। कह रहे जनाब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं वगैरह वगैरह, काम की बात। कह रहे हैं वेरिएबल पावर सप्लाई लगाई हुई है और इस वक्त 0 वोल्ट का वोल्टेज लगाया हुआ है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली बात नहीं कर रहे, वोल्टेज ऐसा नहीं लगा रहे कि इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए। अभी उन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं लगाया हुआ है, वोल्टेज 0 पे रखा हुआ है। एम मीटर की रीडिंग 2.4 माइक्रो एम्पियर आ रही है। काम की बात, काम की बात। जकी आपसे हमारा सवाल है, कह रहे हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट की ब्राइटनेस इन्होंने ज्यादा कर दी, ब्राइटनेस ज्यादा कर दी। ये बताइए जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा कर देते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी ज्यादा करने से क्या चीज ज्यादा हो जाती है? जकी हमें आंसर कीजिए। बिल्कुल ही गलत आपने बताया है। जितनी तेज लाइट होगी सर उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। जितनी तेज लाइट होगी
उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे उतना ज्यादा फोटो करंट जनरेट होगा। सोलर पैनल पर, मेरे घर के सोलर पैनल पर जिस दिन तेज धूप आएगी उस दिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा करंट पैदा होगा, मुझे ज्यादा बिजली मिलेगी। लेकिन जिस दिन क्लाउड बहुत ज्यादा होंगे, सूरज की लाइट पैनल पे नहीं पड़ पा रही होगी, इंटेंसिटी लो होगी, इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे, करंट कम पैदा होगा। जकी भाई रट्टा मारिए, जितनी तेज लाइट होती है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना ज्यादा फोटो करंट होता है। फोटो करंट ज्यादा होगा तो एम मीटर की रीडिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। एम मीटर की रीडिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। जकी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप मुझे बोल के सुनाओगे। सर, जब तेज लाइट सोलर पैनल पे पड़ेगी तो सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट कराएगी, करंट ज्यादा होगा, एम मीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी। जल्दी से बेटा बोल के बताइए जकी। हाँ। हाँ, बेहतरीन हो गया। अब आयमा बेटा आपके लिए अगला सवाल है, और ये अगला सवाल आपके लिए शायद इसलिए भारी पड़ जाए क्योंकि मैंने अब्दुल्ला और जकी को ना स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन अभी क्लास से पहले पक्की याद करवाई है, ठीक है। और आप उस टाइम में थी नहीं। अच्छा, आपने टाइम पूछा, मैंने बोला 15 मिनट के बाद, फिर आप 30 मिनट्स के बाद वापस आई हो। आयमा ऐसा क्यों करती हो आप? आयमा, हाय हाय, अच्छा। मतलब ये कतर में प्रॉब्लम है या आपके नेटवर्क में इशू है? तो फिर कोई दूसरा, अच्छा सुनो सुनो तो सुनो, फिर मुझे गाइड करो ना कि कतर में कौन सा ज्यादा मीडियम बेहतर है, फिर मैं उस तरफ भी वर्किंग करूं, क्योंकि अब मैंने अगले साल इंशाल्लाह कतर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और वर्किंग बढ़ानी है। तो मुझे गाइड कीजिएगा अभी क्लास के बाद। अभी पहले हम क्लास खत्म कर लें, रिकॉर्डिंग बंद कर लें, फिर आपसे समझेंगे कि कतर के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, क्लास के आखिर में हमें बताइएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है, कह रहे हैं जनाब जो पावर सप्लाई है ना, उस पावर सप्लाई का वोल्टेज हमने अब बढ़ाना शुरू कर दिया। आप देखिए, पावर सप्लाई का वोल्टेज उन्होंने पहले रखा था 0 वोल्ट, ठीक है। अब पावर सप्लाई का वोल्टेज उन्होंने कर दिया 3.59। सर, ये पावर सप्लाई है क्या चीज, थोड़ा मुझे याद तो दिलाएं। भाई, पावर सप्लाई का चक्कर ये है कि ये दो प्लेटें होती हैं, दो प्लेटों में ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। जो लाइट इंसिडेंट कराएंगे ना, वो लाइट इंसिडेंट कराएंगे पॉजिटिव प्लेट पे। पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ठीक है जनाब। इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, और यहाँ पे हमने माइक्रो एमिटर लगाया हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, लेकिन सामने वाली प्लेट अगर नेगेटिव प्लेट है तो बताओ वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करेगी बल्कि रिपेल करेगी, और उसके रिपल्शन की वजह से एम मीटर की रीडिंग डिक्रीज होगी। एम मीटर की रीडिंग डिक्रीज होगी। तो जब इन्होंने रिपेल करने वाला वोल्टेज कम रखा था तो एम मीटर की रीडिंग आ रही थी 2.4। अब उन्होंने रिपेल करने वाला वोल्टेज बढ़ा दिया, और इतना वोल्टेज बढ़ा दिया, ग्रेजुअली बढ़ाया कि जनाब कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन सामने पहुंच ही नहीं पा रहा, और यहाँ पे रीडिंग आ रही है 0 माइक्रो एम्पियर। तो जिस वोल्टेज पर माइक्रो एमीटर की रीडिंग 0 हो जाती है उसी वोल्टेज का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस वोल्टेज का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दिया है। आयमा, आपसे हमारा सवाल, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर मैं आपको बता दूं तो क्या आप उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला सुना सकते हैं? बिल्कुल ही गलत, आपको याद नहीं है, इस पर 2 मिनट रुक जाए। जकी को मैंने क्लास रिकॉर्डिंग से पहले ही याद कराया, अल्लाह करे मुझे ये बता दें। जकी बेटा, मुझे बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर मैं आपको बता दूं तो आप इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता सकते हैं? ईवी। और आयमा, आपको भी मैंने पढ़ाया हुआ है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा। अभी नहीं पढ़ाया लेकिन वैसे पढ़ाया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयमा, इसको एज अ फॉर्मूला कहीं पे लिखो कि दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको बता देगा इलेक्ट्रॉन की
काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जनाब। अच्छा, जब काइनेटिक एनर्जी अब आपको आ गई तो बेटा मैं बाकी सारी चीजें इरेज कर रहा हूँ और अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की नॉर्मल इक्वेशन पे। नॉर्मल इक्वेशन होती है कि जो लाइट इंसिडेंट होती है उसकी एनर्जी इट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का बेटा मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है जनाब। अब मैं वैल्यूज पुट नहीं कर रहा। एच की वैल्यू आपको आती है, डाटा शीट में गिवन होती है 6.63 एक्सपोनेंट -34। फ्रीक्वेंसी में पुट नहीं कर रहा, 2 एक्सपोनेंट 15। वर्क फंक्शन आपने कैलकुलेट करना है। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, इट इज 3.59। ई की वैल्यू आपको आती है 1.6 एक्सपोनेंट -19। पूरा सॉल्व करोगे, खुद से बेटा सॉल्व कीजिएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो वर्क फंक्शन का रिजल्ट आएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा जूल्स में। वो रिजल्ट आएगा जूल्स में, और जूल्स में इसका रिजल्ट आएगा जी 7.6 एक्सपोनेंट -19 जूल। ठीक है जनाब। उसने कहा वर्क फंक्शन जूल में बताओ, तो फॉर्मूले से जो रिजल्ट आता है इट इज ऑलरेडी इन जूल्स। ठीक है जी। कॉन्सेप्ट मैंने पूरा दिया है, वैल्यू सारी नजर आ रही हैं, सवाल पहले करा चुका हूं, इट इज अ रिवीजन क्लास, पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व आप खुद से करोगे। ठीक है बेटा जकी, आप करोगे बेटा क्लास के बाद बेटा इस पे काम कर लेना यार, ताकि फार्मूले पक्के हो जाए ना। और आगे चले, और आगे चले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कह रहे हैं कि वाटर की वेव है, पहले डीप रीजन में है, फिर शैलो रीजन में आ गई है। जब ये डीप से शैलो रीजन में आती है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है। क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्ट होती क्यों है, वाई द वेव इज रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन होता क्यों है। तो याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन होने में दो बातें बोलने मेरे ख्याल में अच्छी होती हैं। पहली बात तो ये कि डीप वाटर में स्पीड ऑफ वेव हाई होती है, और शैलो वाटर में स्पीड ऑफ वेव स्लो होती है। ठीक है जनाब। तो सर जब देयर इज चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है जनाब, अक्रॉस द बाउंड्री, बाउंड्री क्रॉस करते ही देयर इज चेंज ऑफ स्पीड, देन दिस चेंज ऑफ स्पीड कॉजेज रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। इसकी वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव होता है, नंबर वन। नंबर टू, सर वेव बेंड हो जाती है। सर बेंड होने पे भी कोई सेंटेंस बोल दें तो मैं बेंड होने पे भी सेंटेंस बोलना चाह रहा हूँ। बेंड होने में सेंटेंस ये है कि फॉर एग्जांपल ये कोई वाटर वेव का वेव फ्रंट है। ठीक है। इस वेव फ्रंट में इस एज का नाम मैंने रख दिया ए, इस एज का मैंने नाम रख दिया बी। ठीक है ना। आप गौर कीजिएगा, एज बी शैलो वाटर में पहले एंटर हो रहा है, तो ये स्लो हो जाएगा। और जब ये स्लो हो जाएगा तो फॉर एग्जांपल 2 माइक्रो सेकंड के बाद मैंने देखा तो एच बी यहां पर पहुंच गया, एच बी यहां पर पहुंच गया। ठीक है ना। और जो एज ए है, सर एज ए डीप वाटर में, सर उसकी स्पीड ज्यादा होगी। सर अब उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो वो फॉर एग्जांपल यहां पर पहुंच गया। ठीक है ना, वो यहां पे पहुंच गया। ठीक। अच्छा, जब वो यहां पे पहुंच गया तो ये वाला पोर्शन भी मैं अगर लूं तो ये पोर्शन भी जाहिर सी बात है आउट ऑफ वाटर ही है, ये पोर्शन भी आउट ऑफ वाटर ही है, तो ये भी यहां पर पहुंच जाएगा। इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया है सी। तो आप गौर कीजिएगा, पॉइंट सी और पॉइंट ए, ठीक है जनाब, ये ग्रेटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर इन डीप वाटर। और अभी ग्रेटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो वो यहां तक पहुंच गए, इनका वेव फ्रंट यहां तक पहुंच गया। लेकिन जो वेव फ्रंट का एज बी है, सर वो जल्दी एंटर हो गया शैलो वाटर में, वो स्लो हो गया। तो आप गौर कीजिएगा कि जो वेव फ्रंट ये वाला वेव फ्रंट गौर कीजिएगा, ये वेव फ्रंट आपको लग रहा है कि बैंड हो गया, ये वेव फ्रंट आपको लग रहा है कि बैंड हो गया। क्यों बैंड हो गया? तो सर बैंड होने की वजह यह है कि वो वेव फ्रंट का पोर्शन जो डीप वाटर में ही है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, और जितना पोर्शन मैंने शैलो वाटर के अंदर पहले एंटर कर दिया वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। और इसकी वजह से अब आपको नजर आएगा कि सर जितने भी वेव फ्रंट हैं वो सारे के सारे वेव फ्रंट देखने में लगेगा कि बेंड भी हो गए और उनके दरमियान का गैप भी कम हो गया है। यानी ओरिजिनल वेवलेंथ देखिए बाहर इतनी बड़ी मैंने बनाई है और अंदर आके वेवलेंथ छोटी हो गई। तो मैं आपको ये बात सिखाना चाह रहा हूं
कि रिफ्रैक्शन की वजह होती है वह स्पीड ऑफ वेव का अक्रॉस द बाउंड्री वेरी कर जाना, और उसी की वजह से वेवलेंथ भी शॉर्टर हो जाती है, नंबर वन। और नंबर टू, वेव फ्रंट भी बैंड हो जाते हैं। वेव फ्रंट भी बैंड हो जाते हैं। जो पोर्शन पहले एंटर होता है तो वो हमें लगता है कि कम डिस्टेंस कवर करके बैंड हो गया है, और जो वेव फ्रंट का पोर्शन बाद में एंटर होता है वो हमें इसकी कोई और सी शेप नजर आ रही होती है। तो ये काफी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको सुना दी जो आप आराम से लिख सकते हो। अलबत्ता मैथमेटिकल काम इसका जरा मुश्किल काम है, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। और इसे समझाने के लिए मुझे जो स्क्रीन है ना वो बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगी, इसलिए मैंने अपना नाम हटाकर बेहतर समझा कि इस चीज को मैं स्क्रीनशॉट करके ऊपर रख लूं, क्योंकि मुझे ये फार्मूला यूज करके अगला पार्ट करना है, और जल्दी जल्दी करना है भाई, जल्दी जल्दी। गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि वाटर की वेव जब डीप वाटर में है तो उसकी वेवलेंथ 15 मीटर है, वेवलेंथ। ठीक है जनाब। अच्छा, जब और डीप वाटर की डेप्थ 10 मीटर है, शैलो वाटर की डेप्थ 0.5 मीटर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने कैलकुलेट करना है। तो पहली बात, एंगल आई एंगल आर, तो मुझे जहन में बात आई कि सर मैं लगाऊंगा साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर। ठीक है जनाब। एंगल आई दिया हुआ है 40 डिग्री, एंगल आर मैंने कैलकुलेट करना है। इट इज इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा जी, दूसरी तरफ क्या लिखने जा रहा हूं? सब दूसरी तरफ लिखने जा रहा हूं स्पीड ऑफ वेव इन डीप वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ वेव इन शैलो वाटर। ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं। आप कहेंगे सर ये फार्मूला तो हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा। ओ भाई, आईजीसीएसई में फार्मूला पढ़ाते थे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। तो एयर के बजाय मैंने यहाँ पे डीप का लफ्ज यूज कर लिया है, क्योंकि वहां पे स्पीड एयर में ज्यादा होती थी, यहाँ पे डेप्थ रीजन में स्पीड ज्यादा होगी, और शैलो रीजन के अंदर डेप्थ सॉरी जो स्पीड होगी वो ऑब्वियसली स्लो हो जाएगी। तो भाई ये फार्मूला भी ऐड कीजिए अपने फार्मूला लिस्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई अपॉन साइन आर, इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव इन डीप वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ वेव इन शैलो वाटर। अब आप गौर कीजिएगा, स्पीड ऑफ वेव इन्होंने दी हुई है या नहीं दी हुई है? वेवलेंथ दी हुई है डीप वाटर में, डेप्थ, अच्छा जी। इन्होंने जनाब स्पीड नहीं दी हुई है, स्पीड नहीं दी हुई है। सर स्पीड के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, स्पीड के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला दिया हुआ है जरा नीचे पढ़िए। लिखा है डीप वाटर में स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला है, डीप वाटर में, डीप को मैंने नीचे डी लिख दिया है, डीप रीजन में स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला है जी लैम्डा अपॉन 2 पाई, इट इज गिवन। जी सर, जी है 9.8 लैम्डा, डीप वाटर में लैम्डा, सर लैम्डा इन डीप वाटर इज 15 मीटर डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, सॉल्व करोगे तो डीप वाटर में स्पीड ऑफ वेव आ जाएगी, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा भाई, स्पीड ऑफ वेव इन डीप वाटर आ जाएगी। फिर चाहिए मुझे स्पीड ऑफ वेव इन शैलो वाटर, सर शैलो वाटर के लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ है, नीचे देखिएगा। शैलो वाटर में स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला दिया हुआ है अंडर रूट जी डी डेप्थ, डेप्थ ऑफ शैलो वाटर दी हुई है 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू दे दी। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ। अब बेटा जरा आप मुझे खुद बताइए कि आपको साइन आई पता है, स्पीड ऑफ वेव इन डीप वाटर पता है, स्पीड ऑफ वेव इन शैलो वाटर पता है, आर आपने कैलकुलेट करना है। आर का मैं मार्किंग स्कीम देखता हूँ नीचे जाके, एक मिनट रुकिए, मुझे मार्किंग स्कीम को स्क्रॉल करना पड़ेगा। अरे मैं मार्किंग स्कीम स्क्रॉल करता हूँ आपको आंसर बताने के लिए, तो आंसर है इसका 17 डिग्री। ठीक है ना, अब इसका आंसर है 17 डिग्री। और ये भी मैं लिखना चाहूंगा कि डीप वाटर में स्पीड आ रही है भैया 4.8, और शैलो वाटर में स्पीड ऑफ वेव आ रही है 2.2। ठीक है जनाब, ताकि अगर आप कर रहे हो तो आपको आंसर देखने के लिए मार्किंग स्कीम ना खोलना पड़े, वीडियो से काम चलाए। तो दोनों की आप स्पीड निकालोगे भाई, और उसको साइन आई अपॉन साइन आर में पुट करोगे, और आई निकालोगे इट विल बी 17 डिग्री, आई निकालोगे इट विल बी 17 डिग्री।
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन 15 का ए पार्ट नॉर्मल है, बी पार्ट नॉर्मल है, और बी का जो सेकंड पार्ट है आई थिंक ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल में ये नॉर्मल नहीं है। ये सी पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, तो जरा सी पार्ट को देखते हैं, सी पार्ट में हो क्या रहा है। सी पार्ट के अंदर आपसे ये कह रहे हैं, पहले तो कोई हिस्ट्री बता रहे हैं कि कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है लार्जेस्ट वेव बनने का। खैर उसको छोड़े, काम की बात। सर हमें वेवलेंथ बता दी है और हमें टाइम पीरियड बता दिया उस वेव का। जो लार्जेस्ट वेव बनी थी किसी समंदर में और यूएस नेवी ने उसको मेजर किया था, तो उसकी वेवलेंथ इतनी थी, टाइम पीरियड इतना था। तो ये बताइए बेटा, स्पीड ऑफ वेव में फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है, और अगर टाइम दिया हुआ हो तो फ्रीक्वेंसी की जगह लिख देते हैं 1/टाइम। 1/टाइम। सर टाइम है 14.8 सेकेंड, वेवलेंथ है 342 मीटर। 342 को इस वाले नंबर से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगी स्पीड ऑफ वेव। ठीक है जनाब, और स्पीड ऑफ वेव आ रही है जनाब 23.1। 23.1 स्पीड आ रही है। ठीक है जनाब, 23.1 स्पीड आ रही है। क्यों? क्योंकि सर हमें उन्होंने जो वैल्यूज दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, वेवलेंथ और टाइम पीरियड से मैंने स्पीड कैलकुलेट कर ली। ये तो मेरे पास पुराना फार्मूला है, उससे स्पीड कैलकुलेट कर ली। अब आपसे कह रहे हैं कि जो आपने स्पीड कैलकुलेट की है, ये स्पीड, ठीक है जनाब, किसी ऐसी जगह की है जहां पानी की डेप्थ 170 मीटर से भी ज्यादा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं नहीं मानता कि एग्जाम में कोई बच्चा बैठा हुआ होगा और उसके दिमाग में ये वाला आइडिया आ जाएगा जो मैंने पढ़ा पढ़ा के याद कर लिया है। ठीक है, पढ़ा पढ़ा के भाई मैंने याद किया कर लिया है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं मानता कि किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये वाली बात आ जाएगी। वो आइडिया ये है कि अगर मैं स्पीड ऑफ वेव इस डीप वाटर वाले फार्मूले से निकालूं, जरा निकालिएगा डीप वाटर वाला फार्मूला। सर डीप वाटर वाला फार्मूला है √g λ/2 पाई। ठीक है, जी है सर 9.8, लैम्डा उसने खुद दिया है 342, टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। जब आप इससे सॉल्व करके रिजल्ट निकालते हो ना, तो वो भी 23.1 आता है। ठीक है ना। और ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? सर ये फॉर्मूला जब वैलिड होता है जब डेप्थ λ/2 से ज्यादा हो। अब जो लैम्डा है सर वो 342 है। 342 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो बनता है 171। तो वाकई जो स्पीड गिवन फार्मूले से आई है, ये गिवन फार्मूला है, क्वेश्चन में ये फार्मूला गिवन है, गिवन फार्मूले से जो स्पीड आई है, और जो फार्मूला हमें पहले से आता है, इस पे हमें पक्का अकीदा है कि ये फार्मूला सही है, उस फार्मूले से और इस गिवन फार्मूले से अगर स्पीड सही आ रही है तो ये फार्मूला वैलिड ही जब होता है जब डेप्थ इस नंबर से बड़ी हो। और अगर ये नंबर 171 है तो इट शोज दैट कि जहां पर आपने ये मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ वेव ली है, वहां पे डेप्थ ऑफ वेव, डेप्थ ऑफ समंदर, डेप्थ ऑफ वाटर 170 मीटर से ज्यादा होगा। तो मैं नहीं मानता कि एग्जाम में दिमाग में ये वाली बात किसी की आने वाली है। कोई बच्चा क्लेम करे नहीं सर मेरे आ जाएगी, तो मैं मान लेता हूँ, वरना मेरे नहीं समझ में आती बात। मैंने इस सवाल को याद किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको सुना दिया। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया है। इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद हमारी क्लास भी खत्म करना होगी, क्योंकि हमारी अगली क्लास का टाइम शुरू हो रहा है। इसको बेटा मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन अगली क्लास में मुझे ये कराना है डिफ्रैक्शन। तो बेटा डिफ्रैक्शन वाली वीडियोस बेटा देख के बैठिएगा, ताकि हम इस पेपर को अगली क्लास में आराम से खत्म कर सकें। और अब्दुल्ला, इससे अगला कौन सा पेपर करना है वो भी आप मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें खाली 3 सवाल रह गए। ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 सवाल खत्म करके फिर मैं आपको उससे अगले पेपर में लेके चला जाऊँ। ठीक है जी, तो अब्दुल्ला मुझे नेक्स्ट पेपर सजेस्ट कीजिएगा। रिकॉर्डिंग बेटा मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।